हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे चैंपियंस। हाउ आर यू ऑल। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अपने हालचाल। और मैं वर्षा मैम तो बिल्कुल ठीक हूँ आपके लिए। आज पीछे तो आप देख ही रहे होगे क्या लेकर आ रही हूँ मैं। आज लेकर आई हूँ मैं पूरा का पूरा पेपर। जी हाँ, आपका पूरा एसएसटी का एक सैंपल पेपर लेकर आई हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपके जरूर फंसने वाले हैं। कुछ भी फंस सकते हैं, बहुत सारे भी फंस सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पेपर के एंड तक बने रहना, इस वीडियो के एंड तक बने रहना और हम पेपर चलो शुरू करते हैं। मैं आज नहीं कहने वाली हूँ कि यार बोर्ड एग्जाम यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, वो तो सब तुम्हें पता ही है। तो अब तो बोर्ड एग्जाम आ ही गया है, समझ लो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना पेपर। इस पेपर में हम देखो बच्चों क्या जानने वाले हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आंसर्स कैसे लिखने हैं, यहाँ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको और आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ आंसर्स मैंने आपके लिए छोड़ के रखे हैं कि आप मुझे बताओगे कि उस आंसर्स को आप कैसे लिख रहे हो, कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं उस आंसर में, प्लस आपका तरीका क्या है आखिर उस आंसर को करने का। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, आज सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। सब कुछ मिलने वाला है आज, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, एक चीज बहुत ही ध्यान से देख लेना, ये खैर आपको भी पता होगा, इतना तो पता है कि 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, जिसमें कि सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के वेटेज कितने हैं, 20-20 नंबर हैं। उसके अलावा पेपर में 50%, जी हाँ 50% की जो वेटेज है पेपर की, उसमें क्या रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि एमसीक्यू होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके पेपर में इस बार आपको ये भी दिखने मिल वाला है कि कैसे एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स, दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है तो 6A करके होगा, 6B करके होगा। वो सपोज करो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस टाइप का। तो उन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा। एक और बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन याद रखना, आप पहले क्या करते थे कि पहले तो मिक्स्ड पेपर आता था ना, खैर आपका तो पहला क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन प्रीवियस ईयर तो देखा ही होगा। तो वो जो है आपका मिक्स्ड क्वेश्चन आता था। आप कभी कभी ऐसा भी करते थे कि ये आंसर मुझे यहां नहीं आ रहा है, इस आंसर शीट में जगह नहीं है, तो मैं ये आंसर कहीं और लिख देता हूं। इस बार ऐसा नहीं चलेगा, आपने वो आंसर सही भी लिखा है तभी वहां मार्क्स कट जाएंगे। तो बिल्कुल प्रॉपर वाइज जगह नहीं, उस समय नहीं याद क्लिक कर रहा है तो उस जगह को छोड़ दो, लेकिन वो आंसर वहीं पे ऑर्डर वाइज लिखना है, समझ गए। हिस्ट्री के आंसर्स हिस्ट्री में जाएंगे, ज्योग्राफी के ज्योग्राफी में जाएंगे, एंड सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स एंड फॉर पॉलिटिकल साइंस। शुरू करते आज का अपना पहला सवाल। शुरू करें, क्या तैयार हो तुम सब? चलो, तो हमारा जो पहला सवाल है वो है ये। शुरू होता है पेपर आपके हिस्ट्री से, और हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन रहता है ये, विच मूवमेंट डिड द सॉल्ट मार्च बिलोंग टू। सॉल्ट मार्च का जो बेटा मूवमेंट था वो आखिर किस, सॉल्ट मार्च था ना, वो किस मूवमेंट से बिलोंग करता था? तो वो बिलोंग करता था, फटाफट मुझे आंसर्स देते चलो। देखो ये तो है कि हाँ यहाँ आंसर है बोर्ड पे, लेकिन अपने आप को तुम चेक करो कि क्या तुम्हें याद है, क्या तुम जो रिवीजन करके रखे हो इतने टाइम से, साल भर पढ़ाई करी है, क्या तुम्हारे पास वो आंसर्स क्लिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ठीक है बच्चों, चलो तो इसका आंसर होता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन के साथ साथ यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ये मूवमेंट जो था महात्मा गांधी के द्वारा लेड किया गया था। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से लेके कहां से कहां गांधी जी गए थे? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे वो। द एम वाज टू ब्रेक द ब्रिटिश सॉल्ट लॉ। उस समय जो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट लॉ बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ किया था, उसमें से एक ये भी छोटा सा हिस्सा है, और इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आप सबका एक नंबर आ गया, आया ना? इस क्वेश्चन में तो आना चाहिए यार, ये तो मतलब बेसिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडस्ट्री फर्स्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 1 मार्क्स का एमसीक्यू है। एमसीक्यू में बच्चे थोड़े बहुत घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि यार ऑप्शन एबीसीडी में से आखिर होना क्या चाहिए। तो कभी कभी हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड पे यार देखो टिकना नहीं है, क्योंकि
इसलिए नहीं टिकना है, क्योंकि यार अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो एलिमिनेशन मेथड को मारो गोली, अपने आप आंसर आपको याद रहेगा। लाइक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री थी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पहली बार इस तरह की इंडस्ट्री शुरू की गई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट मेजर इंडस्ट्री टू स्टार्ट एंड ड्राइव द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट बिगैन इन द ग्रेट ब्रिटेन। कब शुरू हुआ था ये, कहां शुरू हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में, मिड 1700s के अराउंड। याद करो, मैंने तुम्हें रोड मैप में एक चीज बताई थी कि अगर आपको कोई डेट नहीं याद आ रही, चलो ये तो एमसीक्यू है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन अगर उठ के आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर में आ जाता है, जिसमें आपको अच्छे खासा डिस्क्रिप्शन देना है, एक्सप्लेन करना है आंसर्स को, अगर आपको वो ईयर नहीं याद आ रहा है तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो? आप वहां पे लिख सकते हो मिड 1700s। अगर आपको एग्जैक्ट वो ईयर नहीं याद आता है कि 1760 था, 61 था, 62 था, क्या था, लेकिन यार इतना तो याद रखो कि 1700s था। ठीक है बच्चों, डन है, डन है। आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन 1871? 1871 में आखिर किसे जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया गया था? तो ही वाज काइजर विलियम वन। ठीक है बच्चों, काइजर विलियम वन। क्लियर है? सबका मार्क्स आ रहा है, सबके आ रहे हैं आंसर्स। चले आगे, चले चले चले। इसी तरीके से आपको देखो, अभी जो मैंने बात किया था कि एक क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि चाहे वो एमसीक्यू में भी हो सकता है, और वो फर्दर जो जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये तो तुम्हारा भला ही हो रहा है यार, कि सपोज करो उसके नहीं आ रहा है तो उसका तो वहीं जाएगा। अब अगर दोनों का नहीं आ रहा है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलो। इकोनॉमिक्स के 2-3 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, 1 शॉट कर लिया है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के आपके आने शुरू हो जाएंगे, हिस्ट्री के आने शुरू हो जाएंगे, तो फटाफट रिविजन करनी है। कुछ याद आया? याद आया इस इमेज को देख के? क्या है, क्या है, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनाक was designed by the journalist Andreas Rebmann in 1798 which describes the event। ये किस इवेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहा है? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि देखो एमसीक्यू है तो जरूरी नहीं कि आपके एक छोटे से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे। एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग आने के चांसेस होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सेट करने के चांसेस होते हैं, ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के, डायग्राम कह लो, पिक्चर कह लो, जो कह लो, उस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि क्लियरली इस बार सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है कि वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। और कॉम्पिटेंसी में क्या क्या हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वापस से बता के टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर दो और चलो करते हैं इसको टिक। स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल एंड इसका जो होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? ईयर्स याद कर लो, 1789 में। मेरे साथ साथ याद करते चलो आज, ठीक है? सारे के सारे ये जितने में 38 क्वेश्चन लेकर आई हूं ना, आपको सब याद करा दूंगी, बस आप बने रहो साथ में, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली 1796, उसके बाद 1815 में क्या हुआ था? कांग्रेस ऑफ वियना एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1861। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, और इसी के साथ क्या आपके 4 में से 4 नंबर आए हैं? बताओ मुझे, आ रहे होंगे 4 में से 4 नंबर। और अगर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं। अभी तो हमारी हिस्ट्री की 1 शॉट बची हुई है यार। हिस्ट्री तो मैं ऐसे कहानी की तरह आपको पढ़ा दूंगी ना कि सब कुछ एकदम यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है? चलो आगते हैं अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहता है, अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। इस स्टेटमेंट को मतलब 19th सेंचुरी तक, क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। द पॉवर्टी एंड हंगर, जो पॉवर्टी थी यानी कि गरीबी थी, और हंगर यानी कि भूख था, वो बहुत कॉमन था। अब कॉमन क्यों था, इसको आपको कुछ 2 स्टेटमेंट्स देके इसको बताना होगा उस टाइम के सिचुएशंस के बारे में, या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन मिल रहा है इसमें। व्हाई वाज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सेंट्रल टू द फ्लोज ऑफ ट्रेडिंग नेटवर्क बिफोर द 16th सेंचुरी? अब मुझे बताओ आप किसका आंसर करोगे? 5A का आंसर करोगे या 5B का आंसर करोगे? आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों चुन सकते, सॉरी आप दोनों क्यों ही चुनोगे? आपको एक चुनना जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ मुझे ये सारे पॉइंटर्स पता है, मैं इसमें लिख कर आ जाऊंगा, या फिर इसको पैराग्राफ वेस्ट लिख कर आ जाऊंगा। मैं आपके लिए दोनों के आंसर्स लिख कर लाई हूं। अगर ये आंसर आपको याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है,
ठीक है बच्चों, देखो अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप बिकॉज, इस तरीके से आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे और उसके नीचे आप बताओगे कि क्यों आखिर कॉमन था। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज ऑफन इनसफिशिएंट। पहला रीजन क्या है, हंगर आखिर क्यों हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ अब जब लोग बढ़ेंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। किस चीज की डिमांड बढ़ेगी, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। यहां फिलहाल हंगर की बात हो रही है, हंगर रिलेट होता है खाने से, खाना रिलेट होता है खाने के प्रोडक्ट से, वो रिलेट हो जाता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। लेकिन उस टाइम पे एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था वहां पे। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंट, अब जब जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा था वही क्रॉप फेलियर हो जा रही थी। देखो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट 1 हुआ, ये पॉइंट 2 हो गया। फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू बैड वेदर लेड टू फूड शॉर्टेजेस एंड फैमाइन्स। फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी खेती हो रही थी सब बर्बाद होने लग रही थी, सूखा पड़ जा रहा था, अचानक से मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, तो फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गया। फ्यूडल सिस्टम एंड हाई टैक्स प्लेस्ड हेवी बर्डन्स ऑन पीजेंट्स लिविंग देम विद लिटिल इनकम। अब भूख की तो बात हो गई, एग्रीकल्चर सही से चल नहीं रहा था तो ऑब्वियसली उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो ना ही जब प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो लोग कंज्यूम क्या करेंगे, यहां तक की बात क्लियर हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ्यूडल सिस्टम और हाई टैक्सेस, जितना ज्यादा आप, एक तो वहां उनके पास पैसे नहीं है, उसके ऊपर से आप हाई टैक्स लगा रहे हो, तो क्या उनके पास इनकम बच के रहेगी, नहीं। लो वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन टाउन्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर द वर्कर्स टू अफोर्ड ब्रेड। ब्रेड तक के अफोर्ड, जो ब्रेड वहां का मेन फूड माना जाता था, वो अफोर्ड करने तक के पैसे नहीं थे उनके पास, विच वॉज द स्टेपल फूड। ठीक है, क्लियर है। आंसर किस तरीके से लिखना है आ रहा है समझ में, कैसे हम पॉइंट बाय पॉइंट उसको लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे आंसर्स लिखोगे कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, बस हल्का फुल्का हिस्ट्री का तरीका ही ये होता है, इसको रिलेट करते हुए चलो। कुछ कहानी थी, कुछ रीजंस के वजह से कुछ होता है, कोई घटना घटित होती है, ठीक है, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखना है या फिर बी पार्ट किसी को नहीं देखना बी पार्ट भी देखना होगा। बिफोर द 16th सेंचुरी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू द ट्रेड नेटवर्क्स बिकॉज, इंडियन का जो सब कॉन्टिनेंट था वो सेंट्रल टू द ट्रेड नेटवर्क, कहने का मतलब है कि इंडिया इतना, पता है आप सबको, हिस्ट्री आप सबने पढ़ी है, बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, तो आखिर इंडिया क्यों इतना फेमस था ट्रेड के लिए, वही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। पहली बात, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, हमारा जो इंडिया है ना उसका लोकेशन बहुत सही है, और लोकेशन सही होने की वजह से यहाँ लोग बाहर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं ताकि यहाँ की चीजें वो ट्रेड कर सकें। इट ले बिटवीन द ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, कनेक्टिंग द मेजर लैंड रूट्स लाइक द सिल्क रूट्स एंड सी रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन। मतलब बाय रोड भी यहाँ पे रास्ता है, बाय ओशन भी यहाँ रास्ता है, आप आओ जाओ, ट्रेडिंग करना है करो, हर चीज के लिए हमारा इंडिया उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, रिच एंड डाइवर्स प्रोडक्ट्स। अब इंडिया ऑब्वियसली ट्रेडिंग वहीं से होगी ना जहां पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात हो गई है। अब ट्रेडिंग देखो, इसको आंसर याद करने का तरीका ये कि ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग क्यों होती थी? क्योंकि इंडिया का लोकेशन बहुत अच्छा है, वहां ट्रेडिंग होगी तो 3-4 चीजों के ही थ्रू होगी, या तो वाया प्लेन होगी, उस जमाने में वाया प्लेन होती नहीं थी, तो समुद्र के रास्ते से होती थी और रोड्स के रास्ते से होती थी। रोड उस जमाने में सिल्क रोड कहला जाता था और इंडियन ओशियन से सारी ट्रेडिंग हो जाती थी। अब ट्रेडिंग होती थी तो कुछ चीजों की ही होती होगी, उस चीजों की होती थी जिसमें इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, ठीक है, सच एज स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, इंडिगो एंड प्रीशियस स्टोन्स, जो कि उस जमाने में काफी हाई डिमांड पे थे। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड वैल्यूएबल गुड्स इंडिया बिकेम अ की हब। ठीक है, 2 मार्क्स में इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इससे ज्यादा लिख के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम सेव करके आपको आगे के क्वेश्चंस पे चलना है। ठीक है बच्चों, 5 कितने मार्क्स हो गए? जोड़ते चलो, 4 MCQ प्लस ये 2, 7 नंबर। क्या आपके 7 नंबर बन रहे हैं अभी तक? अगर बन रहे हैं तो वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सुनो बेटा, इसको तो मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ये लगभग हर साल घुमा फिरा के इसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना आपका, ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूं कि सिविल डिसोबीडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल ही डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूं मैं, जितने भी नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर के मूवमेंट्स हैं, वो नेशनलिज्म इन इंडिया वो मैपवर्क के लिए भी काम आ जाता है, प्लस
वो इस तरीके क्वेश्चंस के लिए भी काम आता है। चले पढ़े क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया आपने, आंसर्स बताना शुरू करो मुझे क्या क्या, मतलब पॉइंटर्स में लिख दो, लगे तो हाँ कि हाँ बच्चों को कुछ तो पता है, याद है उन्हें। रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। अगर आप ईयर नहीं याद रख पाते हो, ईयर देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ईयर मेंशन करना ना आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि टीचर आपको बहुत ही एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी या फिर दे देंगे अगर आपने कोई एक आध पॉइंट मेन पॉइंट मिस किया, बट वो एटलीस्ट इंप्रेशन तो अच्छा बनाएगा, उसका मूड सही रहेगा चेक करते समय, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या होता है, अब यहाँ वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो वुमेन ने क्या किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेस्ट। जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें उनका काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। कौन कर रही थी, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। 3-4 चीजें याद करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो। लार्ज नंबर्स में मार्चेस, जो भी स्ट्राइक्स हो रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, मार्च चल रहा था, उसमें काफी हाई नंबर में वुमेन थी। उसके अलावा दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ में भी हमें पता है कि दांडी मार्च जब हुआ था तो उसमें कितनी सारे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। पिकेटेड लिकर शॉप्स एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स एंड सपोर्टेड द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। पहला पॉइंट याद हो गया ना। और दूसरे पॉइंट पे लिखना कैसे, इस पे भी ध्यान दो। लीडरशिप रोल्स, several women emerged as strong leaders, for example सरोजनी नायडू के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, विमेन लीडर्स, जो कि काफी उभर कर उस टाइम पे आए थे। लेट द सॉल्ट मार्च टू द धरसाना सॉल्ट वर्क्स आफ्टर गांधीज अरेस्ट। जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे उस टाइम पे, दांडी मार्च के टाइम पे, तो सरोजनी नायडू ने ही उस चीज को आगे लेड किया था। एंड वुमेन डिड मोबिलाइज द अदर्स इन टाउन्स एंड विलेजेस। क्लियर है। चलो थर्ड पॉइंट, बॉयकॉट एंड स्वदेशी एक्टिविटीज। तो विमेन ने काफी ज्यादा इस चीज को इनकरेज किया था कि आप खादी से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करो। एंड स्पन चरखा एट होम। चरखा, गांधी जी की एक फोटो बहुत ज्यादा फेमस होती है, वो चरखा वाली भी फोटो काफी फेमस होती है, तो वहां से याद कर लो कि विमेन ने इस चीज को बॉयकॉट द स्वदेशी मूवमेंट में काफी अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट एंड सैक्रिफाइस और 1000 ऑफ वुमेन। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे वुमेन के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे थे। अगर वो उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ी होती थी, तो जिस तरीके से बच्चों मेल्स को अरेस्ट करके उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, सिमिलरली वुमेन को भी अरेस्ट करके उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो उस टाइम पे वुमेन का भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा करता था। डन, 3 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए बताओ मुझे अभी, बोलो। पहले 4 MCQ, उसके बाद 2 नंबर, 4 + 2 6, 6 + 3 कितने होते हैं, 9 नंबर तो आपने खींच लिए यहां से। ठीक है, अब बचे 11 नंबर हिस्ट्री के। हिस्ट्री से बेकार का ही डरते हो, 20 मार्क्स का तो हिस्ट्री आ रहा है, उसमें भी डरना है। हाउ डिड द इंडियन फोकलोर। और बेटा ये भी ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन थे, इसमें भी आपको किसी एक ही आंसर को याद रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ चीजें छोड़ के चले जाओगे कि अरे इसमें तो ऑप्शन में आ जाएगा, इसमें मैं ये कर लूंगा। ये नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, हाउ डिड द इंडियन फोकलोर एंड सिंबल्स स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 20th century, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन आया समझ में कि हाउ डिड द इंडियन फोकलोर एंड सिंबल्स कैसे स्ट्रेंथन हुए थे द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में। फोकलोर एंड हिस्ट्री का रोल क्या था, सबसे पहले उसको जानते हैं। Nationalists revived folk tales, songs and legends to inspire pride in the India's past. Leaders like Rabindranath Tagore। जब आप आंसर लिखोगे ना तो उस तरीके से इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। एंड बैलेड्स टू प्रमोट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। अब हमारे इंडिया का कल्चर हमेशा से फेमस रहा है, बहुत ही रिच कल्चर रहा है, बहुत ही प्रेस्टिजियस कल्चर रहा है। तो उस टाइम पे भी उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे पोएट्स आए थे, कुछ ऐसे लेजेंड्स हुए थे जिन्होंने हमारे इंडिया के कल्चर को पूरे दुनिया में फैलाया था। एंड अमंग देम वन वाज हु, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आप लिख सकते हो, यूज ऑफ नेशनल सिंबल्स। यूज ऑफ नेशनल सिंबल्स, अब नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स लाइक भारत माता वर पॉपुलराइज्ड थ्रू द पेंटिंग सच एज द रविंद्रनाथ टैगोर। आगे अबिंद्र,
रविंद्रनाथ टैगोर और अबिंद्रनाथ टैगोर में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये नहीं कि आपने ऊपर वाले पॉइंट पे इनका नाम लिख दिया एंड वाइस वर्सा, मत करना ऐसा। तो ये भारत माता जो है ना, इनको बहुत ज्यादा उस टाइम पे इनका जो सिंबल से बहुत पॉपुलराइज किया गया था। अब सोचो क्या माहौल रहा होगा, अलग सा ही आजादी के लिए सब लड़ रहे थे, जिसको जो तरीका सही लग रहा था उस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन कर रहा था आजादी के लिए। तो दैट वाज अ आई कैन से अ गोल्डन टाइम ऑल्सो, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज हम इस तरीके से आजाद महसूस करते हैं अपने देश में, है ना। चलो, नेशनल फ्लैग एंड एम्बलम्स, द ट्राइकलर फ्लैग बिकम ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रेजिस्टेंस। हमारे इंडिया का फ्लैग, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ कलर्स वगैरह नहीं फिल करने जा रही, ठीक है। हमारे इंडिया का जो फ्लैग है उस टाइम पे वो ट्राई कलर फेमस हो गया सिंबल का। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट पीपल कैरिड द फ्लैग इन द प्रोटेस्ट, वो फ्लैग लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो ये सारे जो फोकलोर है, कल्चर्स है, उसके बारे में इस आंसर में मेंशन करना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे आ गया आपका ग्रीक। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स। एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बहुत टफ नहीं होते हैं। आपको लगता है कि यार 5 मार्क्स का है, उसमें मैं क्या लिख कर आऊंगा, क्या करके आऊंगा। 5 मार्क्स इज इजी, कंसिडर टू बी द इजीएस्ट वन। आपका वो दिमाग से खेलता कब है, जब आपके छोटे 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 क्वेश्चन पूछते हैं। 5 मार्क्स में आपसे कुछ इन डेप्थ भी पूछा जा सकता है और कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है जो कि ऊपर ऊपर का टॉपिक रहता है। तो आज मैं ये लेकर आई हूं, अभी और भी सैंपल पेपर्स आएंगे जैसे जैसे आपके पेपर्स नजदीक आते हैं। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। कर पाओगे? मुझे पहले हाँ या ना में जवाब दे दो अब कमेंट सेक्शन में। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन? मैम थोड़ा बहुत तो लिख कर आ ही जाएंगे, 5 नंबर नहीं तो कम से कम 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। यही इसी सोच में तो आप डूब रहे हो। 5 का 5 लाओ ना। देखो, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ईयर मेंशन करो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है सब स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर शीट पे लिख कर आ जाना है, ठीक है। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से लेके 1832 तक चला था। created strong nationalist feelings among educated Europeans due to the following reasons। सबसे पहले हमने इसके रीजन दे देने हैं। अब रीजन में क्या क्या देना है देखो। ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस पूरे के पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन का, ग्रीस जो था उसको एज अ क्रैडल माना जाता था। उसमें एजुकेटेड यूरोपियंस कंसिडर्ड ग्रीस द बर्थ प्लेस ऑफ आर्ट। यार ग्रीस तो सबको पता है, इतना तो आपने साल भर पढ़ाई कर ही ली है कि वहां का आर्ट बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस, फिलोसफी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। 3 चीजें हो गई। क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, याद कराना है, वही मैं आज बता रही हूँ आपको। 3 चीजें ग्रीक में फेमस था। एक उसका आर्ट हो गया, दूसरी उसकी फिलोसफी हो गई, तीसरी क्या हो गई उसकी डेमोक्रेसी। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ग्रीक का क्या फेमस था। पहली फिलोसफी, दूसरी डेमोक्रेसी, तीसरा उसका आर्ट। और इन सारे चीजों की वजह से दे एडमायर्ड एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन एंड फेल्ट इमोशनली कनेक्टेड टू इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। जब उनका स्ट्रगल चल रहा था ऑटोमन एम्पायर की वजह से, तो यार जहां हमारा इतना डीप रूटेड आर्ट एंड कल्चर होता है, वहां से कोई भी इमोशनली कनेक्ट जरूर हो जाता है कि हमें लगता है ना हमारा भारत ऐसा है वैसा है, हम कितना कनेक्टेड फील करते हैं अपने इंडिया से। तो सिमिलरली ग्रीक में भी, ग्रीस में भी यही चल रहा था। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। द मूवमेंट इंस्पायर्ड रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड नेशनलिज्म। शैतान बच्चों, ये रोमांटिक से कुछ और मत समझ जाना। यहाँ उनके देश के प्रति जो उनका प्यार था वो जाहिर किया जा रहा है यहाँ पे। फ्रीडम एंड नेशनलिज्म, आजादी और अपनी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? वैसे क्वेश्चन तो मैं लेकर नहीं आई हूं, लेकिन मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय नेशनलिज्म। बहुत सिंपल सा आंसर है ना, सिर्फ एक लाइन में ये आंसर आ जाता है, आवर डिवोशन टू द कंट्री, डिवोशन एंड लॉयल्टी टू द कंट्री। लॉर्ड बायरन एक्टिवली सपोर्टेड द ग्रीक कॉज एंड इवन डाइड इन द ग्रीस इन 1824। मतलब उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और सपोर्ट करते करते उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ सपोर्ट कमिटीज, तो पहला हमने क्या देखा, ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, उसमें टोटल 3 पॉइंट्स हैं, आर्ट है, फिलोसफी है और क्या है,
और क्या है, डेमोक्रेसी है। दूसरा क्या है कि वहां पे काफी ज्यादा पोइट्स राइज होना शुरू किए जिन्होंने अपने कविताओं में, अपने कहानियों में ये जाहिर किया कि हाँ देश प्रेम होता क्या है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ सपोर्ट कमिटीज, ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स गेन सपोर्ट फ्रॉम द एजुकेटेड एलाइट्स। अब उस समय चाहे हमारे भारत की ही बात कर लो, हमेशा से कुछ ना कुछ बहुत ही एजुकेटेड एलाइट्स रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम था कि जो कुछ पढ़े लिखे थे उस जमाने में, who formed committees and collected funds across countries like Britain, France and Germany। तो इन्होंने क्या किया कि पहला कि हाँ उसके लिए इमोशनल सपोर्ट था हमारे ग्रीस के लिए। दूसरा क्या था, बहुत ही ज्यादा जो एजुकेटेड पर्सन्स थे उस जमाने के, उन्होंने कुछ फंड्स वगैरह इकट्ठा किया और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कमेटीज गठित की। और तीसरा क्या था कि उस जमाने में जो पोएट्स थे उन्होंने अपने पोएम्स के थ्रू एंड थ्रू वेरियस स्टोरीज उन्होंने ये जताया कि आखिर देश प्रेम क्या होता है, कंट्रीज के लव के लिए क्या होता है, एंड देन उसको काफी अच्छे से स्प्रेड किया। फिर क्या है, अपोजिशन टू कंजर्वेशन रिजाइम्स। मैं इस आंसर पे इसलिए इतना टाइम दे रही हूं बच्चों क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि एसएसटी में आप तो क्वेश्चन पेपर करके आते हो, आपको लगता है कि यार सारे क्वेश्चंस देखे हुए आए थे, मैंने तो लिख दिया, मेरे तो आराम से 80 में 70 के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आपको आपकी मार्कशीट मिलेगी तब आपको क्या दिखेगा कि अरे मैंने तो इतना किया था, मेरा तो ये सिर्फ 50 या 55 नंबर आ रहा है, गलती कहाँ हो गई। तो गलती आप नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ ऐसा कर दो कि जिसके वजह से जो टीचर है या जो चेक कर रहा है वो उसको क्रॉस लगा कर आ जाएगा। ना, जनरली क्या होता है कि आप आंसर को ढंग से नहीं लिखते हो। जो एक एक्सपेक्टेशन होती है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम यार कुछ होता है क्लास 10, आप सीधे अपने स्ट्रीम की तरफ बढ़ोगे जो आपका मेन करियर रहेगा, तो थोड़ा ढंग का आंसर लिखना सीख लो, अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ नहीं है अभी। डिप्लोमैटिक ऑपोजिशन टू द कंजर्वेटिव रिजाइम्स, द स्ट्रगल वाज सीन एज द फाइट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक ऑटोमन रूल। यूरोपियन लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट व्यूड इट एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर मूवमेंट। तो ये सारे ऑब्वियसली ये चीजें आपको मिल जाएंगी, ऐसा मत सोचो कि आपको नहीं मिलने वाला, बस क्लास खत्म एंड आपका काम डन। Thus, the Greek War of Independence became a symbol of the struggle of liberty and national identity। तो इस आंसर को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है, तभी आपको कितने मिलेंगे, 5 में 5। ठीक है, 5 में 5 इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर अगर आपको सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में अगर फुल मार्क्स मिल जाते हैं तो। ठीक है, यहां एम करना बहुत जरूरी है। बाकी का क्या बचा, अब इसमें बचता है सिर्फ और सिर्फ एक और बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल सही, और इसके बाद एक और मैप वर्क है। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का 20 नंबर तो आ गया हमारा। मैप वर्क मैं क्वेश्चन लेकर आई हूं, मैप वर्क आप आज प्रैक्टिस करो। मैप वर्क की क्लास बहुत जल्दी, शायद कल ही आपको मिल जाए। ठीक है, कि हम सारे मैप वर्क को किस तरीके से रिवाइज करने वाले हैं, क्या तरीका होता है याद रखने का, कैसे विजुलाइज करें। और मेरी मानो तो एक काम तो जरूर कर लो, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको। एक इंडिया का मैप अपने जहां पे भी आप स्टडी करते हो ना वहां लगा लो। ठीक है, आते जाते टहलते घूमते फिरते उठोगे ना पढ़ के, ऐसा तो नहीं है कि बैठे रहोगे वहीं पे, एक एक नजर जाएगी वहां पे, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में फिट होगा कि अच्छा ये स्टेट यहाँ है, ये स्टेट वहां है, इस तरीके का। ठीक है, ये काम कर लेना, आज करके बताना मुझे कि या नहीं। ये है एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये एक तरीके का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, हिस्ट्री से रिलेटेड है। और ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो फिर वहां आपको अपनी रीडिंग भी फास्ट करनी है कि क्या है, 3 घंटे का पेपर है, बहुत ज्यादा लिखना है मैम, कैसे रीडिंग करूं, कैसे अपनी राइटिंग बनाऊं, कैसे क्या सुधारूं, बहुत सारे सवाल होते हैं आपके, मुझे पता है। लेकिन सब कुछ को हैंडल करते हुए, सब कुछ को टैकल करते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। From 1780, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself as a commercial paper open to all but influenced by none। ऐसा बंगाल गैजेटी जो पेपर था वो ऐसा पेपर था कि वो सबके लिए ओपन था, लेकिन और किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं था। इसका कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई ब्रिटिशर आया बोला कि सुनो सुनो इस पेपर में ऐसा ऐसा लिख दो तो फिर वो लिख देता था, ऐसा नहीं होता था। So it was a private English enterprise, proud of its independence from colonial influence that began English printing in India।
अब सबसे पहला क्वेश्चन, इस मैक्सिमम ऐसा होता है कि इस पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चंस निकल के मिल जाते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड एज द इजीएस्ट वन। ठीक है, तो ये आप अगर टाइम ले लो, पूरा पढ़ लो, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि इन विच लैंग्वेज वाज बंगाल गैजेट एडिटेड बाय द जेम्स ऑगस्टस हिकी, 1 मार्क का ये क्वेश्चन रहा। फिर आ जाएंगे व्हाई वाज जेम्स ऑगस्टस हिकी परसिक्यूटेड, 1 मार्क का ये हो गया। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये कभी आपके 5 नंबर में भी आ सकता है, कभी आपके 4 नंबर में भी आ सकता है। 3 में इतना बड़ा अच्छा खासा पैराग्राफ वो नहीं देते हैं, अगर देते हैं तो फिर उस पैराग्राफ की लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है बच्चों, which newspapers were encouraged during 1780s and why were they encouraged? कोई बता सकता है मुझे? अच्छा, मुझे इसका एक ही आंसर, कोई भी एक आंसर मुझे इसका कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। बताओ, चलो बताओ। लेकर तो आई हूं मैं, लेकिन मुझे आपसे भी आंसर्स चाहिए, पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, वो आग दिखनी चाहिए कि हाँ मैम आप हमारे लिए इतनी मेहनत करके इतने बढ़िया से क्वेश्चंस लाए हो, इतना टाइम लगाकर आप लोग डेडिकेशन के साथ हमारे लिए काम कर रहे हो, तो हम भी आपके लिए बता रहे हैं कि पढ़कर दिखाएंगे आपको। ये एक डेडिकेशन होना चाहिए ना बच्चों। इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। पहला क्वेश्चन, किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? तो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। दूसरा क्या है? ही वॉज परसिक्यूटेड बिकॉज ही पब्लिश्ड गॉसिप एंड क्रिटिसिज्म अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो वो जो थे, उन्होंने जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके खिलाफ, अब ये कि गॉसिप यार बड़ा मिर्च मसाला लगाकर बता रहे हैं, ऐसी वाली गॉसिप नहीं होती थी उसमें नॉर्मल बातें होती थी उनके अगेंस्ट में, जो हो रहा था एक्चुअल में वो लिख रहे थे। अब ब्रिटिशर्स को तो ये गॉसिप ही लगेगा ना अपने हिसाब से। ड्यूरिंग द 1780s द colonial authorities encouraged the publication of officially sanctioned newspapers. These were intended to present news and opinions that supported the British administration and the main purpose was to counteract the critical. ठीक है, आया समझ में कि आखिर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है मैम? यहाँ पे सैंपल पेपर चल रहा है बच्चों, और बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस आंसर्स पढ़ते चलो, क्योंकि मैं कह रही हूँ फंसेंगे इसमें से। और आप पेपर देकर आओगे ना जब 7 मार्च को, तो बताओगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हाँ मैम ये वाला आंसर तो आया था, हाँ मैम ऐसे नहीं आया था लेकिन घुमा के ऐसे तो पूछा था। मुझे पता है ये। फिर आपका लास्ट में एक मैप वर्क बचता है, जो कि हिस्ट्री से सीबीएसई के द्वारा ये सर्कुलर रिलीज किया गया है कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस है एंड इकोनॉमिक्स है, उससे कोई भी मैप वर्क नहीं आने वाला। तो आपके पास तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स बचते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इसमें इतना क्या डरना है? नहीं डरना है इसमें। हिस्ट्री से आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं? सिर्फ 2। हाँ मैम, पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ना इस 2 नंबर के लिए। तो आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है उसके लिए क्या आप सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री से 2 नंबर के आएंगे और आपके ज्योग्राफी से 3 नंबर के आएंगे। अच्छा चलो माना ज्योग्राफी में है, लेकिन कभी कभी ज्योग्राफी में थोड़ा ध्यान दोगे तो काफी रिपीटेड मैप वर्क्स वाले स्टेट्स आते हैं उसमें, जैसे सीपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जहाँ पे सॉइल्स आ रहे हैं। और सॉइल्स का तो बस आपको लोकेशन ही याद करना है, कुछ स्टेट्स भी याद करने होंगे, मैं बता रही हूँ आपको। तो बच्चों चलो, यहाँ तक हिस्ट्री में के 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का हमारा हिस्ट्री होता है कंप्लीट। मुझे चलो बता दो कि आपके इस 20 नंबर में से कितने नंबर आने वाले हैं? बताओ, सब लोग बताएंगे। जो नहीं बताएगा तो वो सीधे लाकर दिखा देगा, हो सकता है ऐसा भी हो। मैं तो सीधे आपको मार्कशीट की फोटो भेजूंगा कि देखो कितने अच्छे स्कोर किया है मैंने। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे जैसे हम सेक्शंस कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे बताते चलो कि आपके कितने आने चाहिए। इस अगर एग्जैक्ट यही पेपर उठकर आ जाता है तो अभी फिलहाल की तैयारी के हिसाब से आपके कितने आ सकते हैं? आउट ऑफ 20 हाउ मच? ठीक है, कमेंट कर दोगे ना? आई विल बी वेटिंग फॉर इट। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपका हिस्ट्री का पेपर खत्म हुआ और आप तुरंत शिफ्ट करते हो ज्योग्राफी के पेपर की तरफ। और मैं आपको बता रही हूं बच्चों, इस बात को एकदम गार्ड बांध लो, इस बात को याद कर लो कि सेक्शंस इंटरचेंज नहीं करना। जैसे जैसे ऑर्डर में सेक्शंस दिए हैं वैसे वैसे ही ऑर्डर में आपको आंसर्स देना है। बड़ा क्वेश्चन करके दिमाग खराब हो गया होगा ना। आओ चलो छोटे क्वेश्चन पे एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, विच सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन? इतना सिंपल आएगा क्या? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? एग्जामिनर का क्या भरोसा, बिल्कुल आ सकता है। ब्लैक सॉइल, जी हाँ, ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। हो गया, डन 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 डन। 1 नंबर आ गए यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्नरेबल स्पीसीज? वल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जो कि बहुत खतरे में हैं। बताओ बताओ। ब्लैक बक, जी हाँ ब्लैक बक। ऐसे स्पीसीज जिनको वल्नरेबल कहा जाता है, इन ऑप्शंस में क्या है? देखो चलो मैं ये भी मानती हूँ बच्चों की ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें याद करने के लिए बची हुई हैं, और ज्योग्राफी का वन शॉट भी बचा हुआ है। वो वन शॉट का इंतजार तो करो, आपको चीजें यूं याद करा दूंगी मैं, यूं कहानी की तरह। ठीक है, पूरी की पूरी एसएसटी इज अ गुड स्टोरी, और उस गुड स्टोरी को आप एज अ गुड स्टोरी ही पढ़ो तो फिर वो फायदा दे देता है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट question is, choose the correct option for the following states in percentage of the production of manganese. बताओ मैग्नीज का सबसे हाईएस्ट, एक बात बहुत ही ध्यान से सुन लो, बहुत ही ध्यान से, ये चीज क्या बोल रहा है? हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर। यहाँ पे कैसा ऑर्डर पूछा गया है? अगर यहाँ से दिमाग थोड़ा सा भी इधर भटका, क्योंकि जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग में 100 चीजें ऑलरेडी चल रही होती है कि क्या यार आगे का पेपर, वो वाला क्वेश्चन देख लिया था मैंने स्टार्टिंग में, उसमें ऐसे लिखूंगा वैसे लिखूंगा। आप फिलहाल तो आप पेपर लिख ही रहे हो, लेकिन फर्दर पूरे पेपर का आपके दिमाग में वो ब्यौरा भी चल रहा है, तो इस चीज पे ध्यान देना। यहाँ पर क्या बोल रही हूं मैं? यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट जा रहा है, हाई टू लो। आप अगर लो टू हाई पढ़ लिया आपने तो हो जाएंगे मार्क्स कट। ठीक है, हाई टू लो है, लो टू हाई नहीं है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। उड़ीसा इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज। बढ़े आगे, कितने मार्क्स आ गए आपके? 1 नंबर मिला या नहीं मिला? नहीं मैम, अभी तक तो ये सारी चीजें नहीं याद की है, अभी तो हम मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश है, साइंस है, कैसे करेंगे मैम एसएसटी? कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी इन इंडिया? तमिलनाडु, सिंपल, या ठीक है, डन है, डन। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी बना के रखो, अभी तो सिर्फ 14th क्वेश्चन पे आए हो, आगे के सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 38 क्वेश्चन करना है। कुद्रेमुख माइंस आर फेमस फॉर, ये आखिर ये जितने भी माइंस वाले चैप्टर हैं उसका भी एक ट्रिक होता है याद कराने का। ठीक है, कि ये वाले आयरन ओर्स, ये वाले आयरन माइंस आखिर कहाँ के स्टेट में होते हैं, उस स्टेट में कौन सा था। तो हैव पेशेंस, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, थोड़ा सा। तो इसका आंसर आयरन ओर सही हो गया सबका? क्लियर है। चले आगे, एक और एमसीक्यू हमारा खत्म होते हुए। अब आता है हमारे पास 2 मार्क्स का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ज्योग्राफी तो यार बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ज्योग्राफी तो ऐसे ही याद हो जाता है। माइनिंग के बारे में पूछा जाएगा, आप कुछ ना कुछ लिख कर आ जाओगे। ओवरग्रेजिंग, लैंड डिग्रेडेशन, आप कुछ भी लिख कर आ जाओगे कि हाँ लैंड डिग्रेडेशन ऐसा होता है वैसा होता है, चलो इसमें तो मैं ये लिख देता हूँ, उसमें तो वो लिख देता हूँ। इसी ये और वो लिखने में ना 1 लाइन के एक्सप्लेनेशन में आपके मार्क्स कट जाते हैं ½ नंबर, और ऐसे हाफ करते करते कितने कट जाएंगे? मत पूछो मैम कितने कट जाएंगे, मत पूछो, आप बस पढ़ाओ। जी हाँ मैं पढ़ा रही हूँ और आप ध्यान दो। Mention 2 causes of land degradation. The 2 causes of land degradation are as follows. अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 से ज्यादा causes भी पूछ ले, हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स की जगह सीधे 4 मार्क्स का आ जाए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिलहाल के लिए ये 2 रीजन एकदम अच्छे से याद करना है। पहला रीजन क्या है? ओवरग्रेजिंग। दूसरा रीजन क्या है? माइनिंग। ओवरग्रेजिंग की वजह से और माइनिंग की वजह से आखिर लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है? तो देखो, रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन कवर, ओवरग्रेजिंग ऑब्वियसली जितना ज्यादा वो किसी फील्ड पे ओवरग्रेजिंग हो जाएगी तो उसका जो टॉप लेयर है वो तो हट ही जाएगा ना। Excessive grazing removes grass and plants that protect the soil surface. Soil के surface पे जितने भी grass and plants grow हुए रहते हैं वो इसलिए रहते हैं ताकि जो upper layer है soil का उसको वो बचा के रखें। लेकिन जब वही हट जाएगा तो होने लगेगा soil erosion. Soil erosion होते होते हो जाएगा land degradation. आया समझ में? Soil erosion increases without plant roots to hold the soil together. Wind, water वगैरह सारे चीजें affect होनी शुरू हो जाती हैं and soil erosion हो जाता है। Desertification, continuous overgrazing can convert fertile land into barren land. देखो डिजर्टिफिकेशन का कभी कभार डेफिनेशन भी आ जाता है या फिर वो एमसीक्यू में भी उठ के आ जाते हैं क्वेश्चंस कि डिजर्टिफिकेशन आखिर होता क्या है। तो व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन? कंटिन्यूअस ओवरग्रेजिंग
कंटिन्यूअस ओवरग्रेजिंग, याद हो रहा है, कैन कन्वर्ट फर्टाइल लैंड, एक अच्छे खासे फर्टाइल लैंड को एक बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये स्पेशली कहाँ हुआ है, राजस्थान में। एंड रिड्यूस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉम्पैक्टेड सॉइल ड्यू टू द टैम्पलिंग बाय द एनिमल्स, रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर है ना, उसमें ग्राउंड में पानी रीस के अंदर नहीं जा पा रहा है। ऑब्वियसली जितने भी अबव मेंशन्ड रीजन है वही सारे कारण है उस चीज के। तो ओवरग्रेजिंग, अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि मैम अब जानवर कहाँ जाके ग्रेजिंग करेंगे, जानवर के लिए उतना जगह है, यहाँ पे उतने सारे फील्ड्स हैं कि वहां वो ग्रेजिंग करें, लेकिन एक ही जगह पे अगर वो बार बार ग्रेजिंग करते जा रहे हैं तो अपर लेयर तो चला जाएगा ना, और हो जाएगा क्या, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट माइनिंग, माइनिंग होता क्या है, बताओ माइनिंग क्या होता है। माइनिंग की वजह से हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ द डीप पिट्स एंड द वेस्ट हीप्स, माइनिंग लीव्स बिहाइंड। अब जब माइनिंग होता है तो बहुत ही ज्यादा उसमें से गंदगी और कूड़े कचड़े निकलते हैं। उसका क्या चक्कर है, उसमें ये होता है कि अबैंडन्ड पिट्स एंड ओवरबर्डन डंप्स, जो कूड़े वाली जगह होती है वो बढ़ते जाती है। और जनरली हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि जहां पे भी माइनिंग हो रही है, माइनिंग तो हो गई, उनको जो निकालना था उस खदान से वो तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन फिर उसका जो प्रॉपर तरीके से एक मैनेजमेंट होनी चाहिए वो की नहीं गई, और इस चक्कर में वो जगह तो बर्बाद हो ही गया, बल्कि उस जगह के बगल में बहुत बड़ा डंप क्रिएट हो गया, विच इज a very major cause of pollution and rise to many diseases and multiple harmful things, ठीक है। soil and water pollution, chemicals and minerals waste contaminate soil, जो soil and air pollution हो जाता है। deforestation भी होता है, mining अक्सर generally forest areas में भी किया जाता है, जिसकी वजह से land becomes unfit for agriculture after mining and it becomes barren, क्लियर है। लैंड डिग्रेडेशन आएगा, ऐसे याद कर लोगे, लिख लोगे आंसर। चले आगे, आपके लिए मैंने और भी पॉइंट्स बना के रखे हैं, धीरे धीरे सोचते सोचते करना है पूरे पेपर को सॉल्व, और लाने हैं कितने नंबर, 80 में 80 चाहिए मुझे, चलो जाओ 80 में 80 चाहिए मुझे, हाँ उससे कम में मैं नहीं मानने वाली ना, बिल्कुल नहीं। डिस्क्राइब एनी 3 इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट था। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया है, इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख कर आओ, मैं ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी लाने वाली हूँ, उसको भी देख लेना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज, ताकि उनकी ट्रेडिंग अच्छे से हो सके, ट्रेड बैरियर्स के बिना फ्री ट्रेड हो सके, एक दूसरे से कनेक्ट कर सके कंट्रीज ओवरऑल वर्ल्ड में। तो इसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे क्या पड़ता है वो चलो देखते हैं। इंक्रीज, ये जो सॉल है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये सोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है। इंक्रीज एक्सपोर्ट कम अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहला कि ऑब्वियसली हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें इतना ज्यादा ग्रोथ होगा, उसके बाद फिर हम जब ग्रोथ हो जाएगी, सब सरप्लस में अगर ग्रोथ है तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट करेंगे हम उसे। ओपन द इंटरनेशनल मार्केट्स अलाउइंग फार्मर्स टू एक्सपोर्ट क्रॉप्स, अब अगर कोई भी फार्मर अपने जो क्रॉप्स हैं उनका सरप्लस में ग्रो कर रहा है, वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। like rice, tea, spices and fruits. This increase the income for some farmers and especially those growing cash crops जिनको बेच के पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। Adoption of modern technology, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के साथ साथ क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है उसमें बूम आया, प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। बेटर यील्ड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, अच्छा फर्टिलाइजर्स एंड इट इम्प्रूव्ड द quality of certain crops. Next, vulnerability to global market fluctuations. Farmers became more dependent on the international price. अब ऐसे क्या होता है कि कभी कभी ना जो चीजें आपको मिल जाती हैं, अचानक से फार्मर्स को मिल गया ग्लोबलाइजेशन, यार हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा इनकम मिल रहा है, इंडिया से ज्यादा तो एक्सपोर्ट करने में बाहर में मिल रहा है। तो क्या होता है कि कभी कभी इट कैन ऑल्सो रिड्यूस फार्मर अर्निंग, समटाइम कॉजिंग डेप्ट और फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वो ग्लोबल कमोडिटी की प्राइसेस, ये क्यों हो सकता है कि ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस अगर अचानक से गिर जाएं, होते रहता है, प्राइस फ्लक्चुएट होने के लिए ही बना है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड एज अ लॉस फॉर द फार्मर्स, क्योंकि अगर वो फार्मर पूरे तरीके से एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट हो गया, इंडिया में वो कुछ सेल नहीं कर रहा है, तो उसको तो हो जाएगा ना लॉस, वो डेट में फंस जाएगा, डेट ट्रैप। याद आया कुछ? चलो ये थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि ये किसमें इकोनॉमिक्स भी मिला हुआ है इसमें, ठीक है।
आपको अगर ये आंसर नहीं याद आ रहा है एग्रीकल्चर चैप्टर से, तो आपके इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर आपको यहाँ पे मार्क्स जरूर दिला देगा, ठीक है। चलो, इसी के लिए कहती हूँ कि हिस्ट्री एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको इंटरलिंक करके पढ़ो। हिस्ट्री, सिविक्स, हमारी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने नंबर आ गए, कोई बताएगा मुझे, कौन टॉप पे चल रहा है यहाँ पे? हाउ आर इंडस्ट्रीज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? ये तो बहुत सिंपल है मैम, इंडस्ट्रीज से केमिकल्स निकलते हैं, ये तो सबको पता है। उसके अलावा और पॉइंट्स किसको पता है, बताएगा कोई? इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वाटर पोल्यूशन बिकॉज दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स। यस, अनट्रीटेड केमिकल्स लिखना जरूरी है मैम। क्यों जरूरी है? क्योंकि अनट्रीटेड केमिकल्स ऐसे होते हैं जो वाटर बॉडीज को जरूरत से ज्यादा गंदा कर देते हैं। गंदा ही नहीं करते, हार्मफुल भी कर देते हैं उसके पानी को, लाइक एसिड, अल्कलाई, डाइज एंड हेवी मेटल्स इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। इससे होता है थर्मल पोल्यूशन फ्रॉम द पावर प्लांट्स, हॉट वाटर एंड डिस्चार्ज, ऑयल और केमिकल स्पिल्स फ्रॉम द रिफाइनरीज ऑल्सो कंटामिनेट वाटर, उसको अनसेफ बना देते हैं ड्रिंकिंग के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके घर में जो आरओ का पानी है वो बहुत साफ सुथरा एंड स्वच्छ है ना? है ही, बिल्कुल है। आपको हमेशा ऐसे ही लगता है क्या कि मैं कुछ उल्टा ही बोलने जा रही हूँ? नहीं नहीं, आरओ आप लगाते हैं इसलिए, कोई भी आरओ इसलिए लगाता है ताकि उसको ढंग का पानी मिल सके। अब जो ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सोचो उनके पास कितनी गंदा पानी जा रहा है उनके पास, है ना। इसी चक्कर में हो जाते हैं डिजीजेस, और डिजीजेस हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स। नाउ अगला पार्ट क्या था क्वेश्चन का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बस तुमसे वो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन पूछ के चुप हो जाएगा क्या? नहीं, वो आगे भी पूछेगा। मेंशन एनी 2 सजेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वाटर को हम कैसे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन में कंसिडर किया जाता है। तो आप ये मत समझना कि मैम ये तो मैं कुछ नहीं है इसमें, केमिकल एलिमेंट्स के बारे में लिखकर आ जाऊंगा, वाटर ऐसे कंजर्व हो जाएगा, वैसे कंजर्व हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे मार्क्स, अच्छे से लिख कर तो आओ, समझे। ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। क्या करना है? छोटा सा काम है। आप इंडस्ट्री खोलकर बैठे हो, आपसे इतना सा नहीं हो पा रहा है कि वाटर जो आप डिस्पोजल कर रहे हो वाटर बॉडीज में, उसको एक बार, केमिकल जो डिस्पोज कर रहे हो वाटर बॉडीज में, उसको एक बार ट्रीट तो कर लो ताकि पानी उतना गंदा ना हो सके। एंड अडॉप्ट वाटर सेविंग मेजर्स। वाटर हमेशा बचाना चाहिए, उसमें सबसे पहला एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और आप भी कोशिश किया करो कि ऐसे फिजूल के पानी मत बर्बाद किया करो, क्योंकि वाटर भी एक तरीके से स्कैरसिटी में ही है। देखना 2050 तक कुछ बोला गया है, कहीं वो सच हो जाएगा तो आप लोगों के लिए तो दिक्कत ही हो जाएगी मैम, आपके लिए भी हो जाएगी। आप क्या, हाँ नहीं, मैं पानी खर्च नहीं करती ज्यादा। चलो देखो इधर। नाउ आवर क्वेश्चन इज, एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में है क्या, कुछ लैंड से रिलेटेड चीजें हैं। Land is one of the most important natural resources as it supports the natural vegetation। हाँ भाई, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों है? मुझे आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है, एनर्जी दिखाओ मुझे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, सैंपल पेपर चल रहा है यहाँ पे, 80 मार्क्स आपके बन रहे हैं यहाँ से। हाँ भाई, सबके 80 मार्क्स बन रहे हैं, आंसर से लिखा ही हुआ है इसमें, अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो। It supports natural vegetation, wildlife, agriculture, industries, transport and human settlements। तो लैंड क्या होता है, इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना, ठीक है बच्चों। लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि सारी चीजें लगभग लैंड पे ही चल रही है। ह्यूमन सेटलमेंट लैंड पे चल रहा है, इंडस्ट्रीज लैंड पे ही खुलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह समुद्र में खुल जाते हैं, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज कितने ही हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। इससे याद आया, मैप वर्क कहाँ है हमारे इंडिया में, लिख के बताओ। कोई 2 ऑयल रिफाइनरीज मुझे लोकेशन बताओ कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट, human activities such as deforestation, overgrazing, mining and over-irrigation have resulted in the soil erosion, water logging and salinity। अभी हमने पढ़ा ना लैंड डिग्रेडेशन आखिर क्या रीजन है, तो उसी के यहाँ पे लिखा गया है कि माइनिंग के वजह से, ओवरग्रेजिंग के वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत सारी ऐसी होती है, वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाता है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, माइनिंग हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे तो यहाँ से एक और चीज क्लिक हो गया। अभी मैंने पूछा कि माइनिंग कहाँ, ऑयल रिफाइनरी पूछा था ना, माइनिंग कहाँ होती है, आयरन और माइंस कहाँ है, ये सारी चीजें का भी आंसर इस आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। और हो सकता है कि इसी से रिलेटेड मैप वर्क दिया हो मैंने, हो सकता है ना। तो कभी कभी आप अपना पेपर में ना ध्यान से पढ़ा करो। पेपर में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि एट द एंड आपको वहीं से कुछ ना कुछ आंसर्स भी मिल जाते हैं। ये एक ट्रिक है, सीक्रेट ट्रिक।
ओवर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश has led to waterlogging and increased salinity. Therefore, sustainable land use planning and conservation measures are necessary to protect this valuable resources. आया पैराग्राफ का मतलब समझ में आया? पैराग्राफ में क्या चल रहा है? पैराग्राफ में आपके लैंड के बारे में बताया जा रहा है। लैंड एक बहुत ही अच्छा नेचुरल रिसोर्स होता है और उस रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, और उसके बारे में ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि कुछ कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से हमारे लैंड को काफी ज्यादा डिग्रेडेशन महसूस करना पड़ता है। महसूस क्या हो ही जाता है, डिग्रेडेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको कंजर्व करनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। इसमें क्या है, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स? लैंड आखिर इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्स क्यों माना जाता है? एंड हाउ डू माइनिंग एंड ओवर इरिगेशन लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन? कर लोगे? आसान है, कर लोगे? हाँ मैम हम कर लेंगे, आप भरोसा तो रखो हम पे। आप कहते रहते हो कि मेरे ऊपर भरोसा करो, वर्षा मैम के ऊपर भरोसा करो, कभी हमारे ऊपर भी तो कर लिया करो मैम। चलो मैं कर लेती हूँ आज, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू गाइज। ओके चलो नेक्स्ट, यहीं पे हमारी ज्योग्राफी होती है खत्म। मैंने आज ही बोला था कि मैप वर्क हम लोग कल करेंगे। मैप वर्क में आपके सारे जितने भी सवाल हैं आपके मन में, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे कल जब मैं मैप वर्क वाली क्लास लेकर आऊंगी, ठीक है? लेकिन मेरी बात याद रखना, कहीं ना कहीं अपने स्टडी के आसपास उसको लगा लो, विजुअलाइज करते रहो। 7 तक मैं बता रही हूँ आपको अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे, नहीं किया है तो कर लो, 2 मिनट का काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा। भाखड़ा नंगल डैम आज ही एक मैप लो, ये सारे चीजें जो हिस्ट्री में थी वो सबको लोकेट करके दिखाओ, ठीक है? नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ होगी? ऑब्वियसली नोएडा में होगी। नोएडा कहाँ है? एनसीआर में है। किसके बगल में है? उत्तर प्रदेश, ठीक है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड हल्दिया सी पोर्ट। मुझे चाहिए इनके आंसर्स कि ये सब है कहाँ। एक तो मैंने बता दिया नोएडा वाला, तीनों के तीनों मुझे आंसर्स में लिखकर बताओ। चलो हो गए 40 नंबर कंप्लीट, 40 नंबर के कंप्लीट हो गए। 20 हिस्ट्री, 20 ज्योग्राफी। अब मुझे बताओ कितने नंबर आ रहे हैं आपके। अब क्या बताना है, एक तो अपना इंडिविजुअल स्कोर बताना है कि हिस्ट्री में इतने आए हैं, ज्योग्राफी में इतने आए हैं, और ऐसा मत कर देना कि सारे के सारे बोलो कि मेरे तो 80 आ गए मैम, आई एम द टॉपर। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे तेज हो, ठीक है? अब मुझे बताओगे आपके ज्योग्राफी में 20 में कितने आए हैं, ये आपको बताना है। और क्या बताना है, अभी तक हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी मिला के 40 में कितने बन रहे हैं। चलो हमारा ये खत्म होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि आप पेपर दे रहे हो, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लिया, आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर लिया, आपका दिमाग बहुत ही अच्छे से चल रहा है, एंड अब आप बिल्कुल तैयार हो अपने सिविक्स और सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने के लिए। आपके पास टाइम भी सफिशिएंट बचा है और आपकी राइटिंग भी बहुत गजब की बन रही है। मैं ये मानती हूँ पेपर के एंड तक जाते जाते राइटिंग खराब हो जाती है, स्पेशली इंग्लिश में, हिंदी में और सोशल स्टडीज में। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है ना, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो ये होना बहुत लाजमी है, बट हल्का सा उसको कंट्रोल कर लेना है, हल्की सी। ऐसा ना हो कि टीचर को कुछ समझ ही में नहीं आए कि बच्चा लिखा क्या है, आपने सही लिखा होगा फिर भी उसको समझ में नहीं आने की वजह से मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। सिविक्स आ गया, 20 नंबर का सिविक्स आपका। क्या क्या चैप्टर्स थे इसमें, कुछ याद आ रहा है क्या क्या चैप्टर्स थे? हाँ मैम, पावर शेयरिंग था, फेडरलिज्म है, और क्या क्या होता है कुछ तो पढ़ा था मैम, अभी फिलहाल नहीं याद आ रहा। अभी तो मैथ्स के फॉर्मूले घूम रहे हैं हमारे दिमाग में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं कि आपके मैथ्स और साइंस या फिर इंग्लिश आपके 150 या 200 नंबर के आ रहे हैं और एसएसटी कम मार्क्स का आ रहा है। सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस होना चाहिए आपका, तभी सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपको बहुत ही अच्छा स्कोर देंगे 10 बोर्ड एग्जाम में। चलो बड़े क्वेश्चंस से आप पेपर का ना ये पैटर्न ही आपको समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 20 तक ये एक्चुअली ना इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि आप अचानक से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हैवी क्वेश्चंस करके थक जाओ, फिर आपका दिमाग रिचार्ज होगा तुरंत से, जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लोगे फिर रिचार्ज हो जाएगा। वही वाला पैटर्न आपको हर एक सब्जेक्ट हर एक सेक्शन में फॉलो करते हुए और पेपर को खत्म करना है। बढ़ते हैं आगे। सिविक्स 20 मार्क्स, इसको पॉलिटिकल साइंस ही लिख देती हूँ मैं, नहीं तो यहाँ कुछ अच्छे लोग आकर मुझे बताएंगे कि मैम इसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, सिविक्स नहीं बोलते हैं। क्लियर है?
चले चले, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स जेंडर इनइक्वालिटी? जोश जगाओ, अभी 40, अभी आधा पेपर हुआ है, आधा बाकी है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स जेंडर इनइक्वालिटी? इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है? सेकेंड चैप्टर से है ये। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, हर काम का इक्वल वेजेस मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो इसमें जेंडर इनइक्वालिटी है ही नहीं, यहाँ तो अपोजिट इक्वालिटी की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है? हाई लिटरेसी अमंग वुमेन। अगर मैं इनइक्वालिटी की बात कर रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां मैं एलिमिनेशन लगा रही हूं। ध्यान रखना मैं आखिर क्या कर समझाना चाह रही हूं। यहां अगर हाई लिटरेसी अमंग वुमेन, वुमेन के पास अगर बहुत ज्यादा हाई लिटरेसी है, लिटरेसी उनकी हाई रखी गई है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हुई? ऐसा तो होता ही नहीं कि मेल्स की लिटरेसी कम हो जाए, नहीं होता ना। फिर क्या है? लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। क्या आपको लग रहा है कि यह आपका सही जवाब हो सकता है? जी हाँ, लेकिन उस पे करने से पहले हम बढ़ेंगे आगे अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ, विच इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। तो जब आप बात ही इनइक्वालिटी की कर रहे हो तो वहां पे इक्वल इक्वल चीजें वाली तो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा गलत, ये होता है गलत, ये होता है गलत और ये होता है सही। क्लियर है? आया समझ में? यस मैम, बढ़ो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का एक की फीचर क्या होता है? क्या है फेडरलिज्म? बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है यार डिवीजन ऑफ पावर्स, लेकिन हम ऑप्शंस एक बार देख लेंगे, क्या पता हमें घुमाने के लिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। ऑल पावर्स, क्विक रीडिंग, बहुत ही क्विक रीडिंग होनी चाहिए। ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हैज अनलिमिटेड पावर्स एंड जजेस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जजेस आर इलेक्टेड बाय पीपल, व्हाट नॉनसेंस, गलत। प्रेसिडेंट हैज अनलिमिटेड पावर्स, नो मैम, बिल्कुल नहीं। इतना तो हमें आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने भी पढ़ रखा है। नहीं, ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, हमने पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ के हम इस चैप्टर में घुसे हैं। तो वहां क्या होता है? वहां पावर शेयरिंग में हमें बताया जाता है एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हाँ रिवाइज करते हुए चलना है, एंड सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। चलो, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? सेकेंड वन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डन है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, आगे सबके 2-3 नंबर। ये तीसरा क्वेश्चन है, चलो बताओ, बताओ मुझे। टू स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर गिवन बिलो। यहां पे चल रहा है आपका assertion and reason। ध्यान से देखो, रीड बोथ स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 ये assertion reason नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 में आपको बताना है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 कहता है women are now actively contributing to various professions including their roles as doctors, engineers, lawyers, managers and many more। इसके कहने का मतलब है कि women भी आजकल बहुत ही strongly हर एक फील्ड में अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो डॉक्टर्स बन रही हैं, वो लॉयर्स बन रही हैं, पढ़ाई लिखाई करके वो यूनिवर्सिटी टीचर्स बन रही हैं एंड मैनेजर्स बन रही हैं। आपकी वर्षा में हम भी तो यहाँ एक आपको लेक्चरर ही है ना, पढ़ा रही है SST। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव वुमेन रोल इन द पब्लिक लाइफ। अब ये जब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिला, जेंडर डिविजन जो था उसको जब इक्वालिटी मिली, यही कहना चाह रहा है कि तो क्या जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव। क्या जेंडर डिवीजन से और ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से वुमेन को हेल्प मिला कि वो ज्यादा आगे बढ़ सकें? हेल्प तो मिला, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? इसमें आप कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है। कभी कभी आपको लगता है कि मैम स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। कभी कभी आपको लगता है कि मैम किसी ना किसी स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ हमें समझ में नहीं आ रही। आप ही बता दो हमें कि आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या कोई एक दूसरे के रीजन एंड कॉज बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे? तो आओ चलो समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाता है। अगर इसको हैंडल करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, अगर आपके
कॉन्सेप्ट्स, अगर आपका चैप्टर बिल्कुल सही तरीके से क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ चुका है तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों यूं उड़ाए जाते हैं, यूं मिनटों में भी नहीं सेकंड्स में उड़ाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा ये तो मुझे आप ही लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख के। मैं ये देखूंगी कि आपका क्या लेवल है इस चीज में, तब जाके मैं इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि हाँ बच्चों का असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, दे नीड द सपोर्ट, ठीक है। पार्टी गेट्स, यहाँ एक आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड से रिलेटेड ही पूरा पेपर है एक तरीके से, और उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस क्वेश्चन में। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। अ पार्टी गेट्स 6% वोट्स इन 4 स्टेट्स एंड विंस 4 लोकसभा सीट्स। वो से एक पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को 4 स्टेट मिला के, ऐसा लिखा गया है क्या कि 4 स्टेट मिला के उसको सिर्फ 4% वोट मिले हैं, या फिर हर एक स्टेट में उसे 4% वोट, 6% वोट मिले हैं, सारा मिला के लिखा हुआ है, ठीक है। एंड विंस 4 लोकसभा सीट्स, और लोकसभा के 4 सीट उसने जीते हैं, 6% वोट मिले हैं उसे 4 स्टेट्स मिला के, एंड वो 4 लोकसभा के सीट्स उसने जीते हैं। अब मुझे बताओ कि उस पार्टी को हम क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे? लोकल पार्टी, नेशनल पार्टी, रीजनल रूरल पार्टी या प्रेशर ग्रुप? पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है हमारे सिविक्स का, एंड उस सिविक्स के चैप्टर में ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली तरीके से बताई गई हैं कि एज पर द क्राइटेरिया ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच परफॉर्मेंस क्वालिफाइज एज द नेशनल पार्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल पार्टी होगा, ठीक है। ला रही हूं मैं चैप्टर वाइज वीडियोस लाऊंगी, घबराओ मत। Next question, examine the role of constitution in the federal system of India in 2 points. Federal system बड़ा ही प्यारा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम नहीं होता तो फिर आज जिस तरीके का फ्रीडम और लिबर्टी हम महसूस कर रहे होते हैं अपने देश में, वो हम नहीं कर पाते। हम तो नहीं कर पाते बल्कि जितने भी लीडर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। बिल्कुल सही। The Constitution clearly divides powers between the union and the state governments through the union list, state list and concurrent list, ensuring that each level of the government has its own jurisdiction. Union list और concurrent list और state list, आंसर्स जब लिखना ना तो ऐसे उसको अंडरलाइन भी कर देना, क्योंकि अंडरलाइन करके ना वो इतना टाइम उसके पास होता तो है, ऑब्वियसली वो करोड़ों में पेपर्स चेक कर रहे होते हैं, बट किसी भी इंसान की एक लिमिट होती है, तो उनकी जो लिमिट का भी आप आदर करो और अपने जो भी मेन कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, हाईलाइटर पॉइंट बनाते हुए चलना है, ठीक है। आंसर्स में हेडिंग देना है, व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे कंट्री का करता धरता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। Both union and state governments must function according to its provisions and disputes between them are settled by the judiciary. क्लियर है यहाँ तक? जुडिशरी सारे प्रॉब्लम सेटल करता है और उनको उनके हिसाब से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से ही सारे स्टेट को, सेंट्रल को और लोकल को, चाहे ये तीनों लिस्ट हो गए हो, अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम धीरे धीरे पेपर के एंड की तरफ जा रहे हैं और मुझे बताते चलो, आई नीड द अपडेट्स कि आपके कैसे पेपर जा रहे हैं। कंसिडर इट एज योर, यार मैं मानती हूँ आप लोगों ने काफी प्री बोर्ड दे रखे हैं, किसी स्कूल्स में 2 हुए हैं, कहीं तो 3 प्री बोर्ड्स हो गए हैं, लेकिन अभी वो टाइम आ गया है कि आपको एकदम जोर शोर से तैयारी करके और अपना 10th बोर्ड खत्म करना है। एनालाइज एनी 3 challenges faced by the political parties in India. पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में कोई ऐसे चैलेंजेस फेस करती हैं, उस चैलेंजेस के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है और समझाना है। 2 मार्क्स का है, वो उन्होंने 3 पूछा है, ठीक है। तो देखो ऐसा मत करके आना कि 2 मार्क्स का पूछा गया है तो मैम मैं तो 2 ही लिख कर आऊंगा। आप लिख के आओ 3, जितना उस क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरा करके आओ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत वास्ट नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, ये आसानी से आप कर सकते हो।
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशंस एंड मनी एंड मसल पावर। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब मैं समझा देती हूँ। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है बच्चों कि लीडरशिप पोजीशंस आर ऑफन पास टू द फैमिली मेंबर्स। अपने ही देश में देख लो कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि उनके जो फर्दर जनरेशन है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में ही आती हैं। तो मैम ऐसा भी तो होता है कि जज के घर में जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट वगैरह होते हैं उनके फर्दर जनरेशंस भी उसी जुडिशरी में घुस जाते हैं। डॉक्टर्स के घर में भी वैसे ही होता है कि किसी के मम्मी पापा डॉक्टर है तो उनके बच्चे भी डॉक्टर्स बन जाते हैं। लॉयर्स के घर में भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर हमारा देश ही इस हिसाब से रन करने लगे कि किसी नए यूथ को मौका ना मिले तो इट विल बी हार्मफुल थिंग। ठीक है। नेक्स्ट, मनी एंड मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत पैसे होते हैं, वो अपने पैसे का यूज कभी कभी गलत तरीके से भी करते हैं। कैंडिडेट्स विद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और क्रिमिनल बैकग्राउंड और समटाइम्स गिवन टिकट्स। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें शुरू मत कर जाना कि हाँ मैम उस पॉलिटिकल पार्टी के वो वाले जो नेता है ना उनके पास इतना पैसा है, वो तो हमारे स्टेट में कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पे, हम सिर्फ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। फिर से फेडरल सिस्टम। मैम पेपर में फेडरल सिस्टम इतने सारे आएंगे क्या? पेपर का कुछ कहा नहीं जा सकता है। किस्मत अच्छी रही आपकी, अच्छा वाला सेट मिल गया आपको, तो हो सकता है कि इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमें टफ वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फेडरल सिस्टम तो क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर में आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, लिखकर आ जाना, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर देना। और यहाँ पे जब आप आंसर शुरू करो ना, एक चीज मैं अलग से बता देती हूँ, मैंने इस पीपीटी में वो चीज मेंशन नहीं किया है। जब भी आप अपना आंसर शुरू करो तो आपको आंसर के ऊपर ये लाइन लिखना ही लिखना है। डायरेक्टली आंसर ऐसे नहीं शुरू करते। डायरेक्टली में आपको कैसे लिखना होता है? द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स of the Indian federal system ठीक है। The 3 characteristics of the Indian federal system are as follows, और फिर आप अपना लिखना शुरू कर जाओ। और ये तीनों को अंडरलाइन करना, इनकी नंबरिंग देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो नंबर दे दो, या तो उसको बुलेट पॉइंट्स बना दो, या तो स्टार मार्क कर दो। ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, व्हाई डू पीपल प्रेफर डेमोक्रेसी? ये आ गया आपके 5 नंबर वाला क्वेश्चन। लोग आखिर डेमोक्रेसी को फॉलो क्यों करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं ओवर अदर ऑल्टरनेटिव्स? तो यहाँ पे मोटा मोटी बात आपको ये है कि आपको डेमोक्रेसी की जितनी भी आपको क्वालिटीज पता है इन रिस्पेक्ट विद अदर फालतू के गवर्नमेंट फॉर्म्स, तो उनको आपको यहाँ पे लिख देना है पॉइंट वाइज, बहुत ही अच्छे से सुंदर सजा के। ठीक है। तो आप यहाँ से पॉइंट्स देखो। सबसे पहला क्या है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट। पहला क्या है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि आपकी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो काफी ज्यादा अकाउंटेबल होती है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर हुम? फॉर पीपल, जिन्होंने उनको इलेक्ट कर करके उस जगह पे पहुंचाया है, वो उसी पीपल के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, ताकि वो सारे काम ढंग से कर सकें। तो यहाँ क्या है? द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन एंड कैन बी रिमूव थ्रू द इलेक्शन इफ दे डू नॉट परफॉर्म वेल। तो ये तो हक हमारे ही पास होता है। आप वोट करोगे, अभी आप लोग वोट नहीं कर सकते हो, ठीक 2-3 साल बाद आप लोग वोट करना शुरू कर दोगे अकॉर्डिंग टू योर एजेस, एंड आप वोट बहुत ढंग से करना। जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं, उन्हीं को वोट किया जाता है। एंड पीपल के पास वो पावर होता है कि फिर उसको हटा भी दिया जाए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो पहला क्या हो गया? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। दूसरी पॉइंट क्या है? इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जितने भी डिसीजन, अब देखो सरकार को ये डर तो है ना कि हम
हमारा कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि 5 साल बाद जब इलेक्शन हो या फिर जहां पे भी इलेक्शंस होते हैं स्टेट वाइज, वहां हमें उस अपने अथॉरिटी को छोड़ना पड़े। तो इस डर के भी वजह से काफी सरकार बहुत ही अच्छे से काम कर रही होती है एंड डिसीजन मेकिंग सुधर जाता है। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशंस एंड डिबेट्स, दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रॉन्ग एंड हेस्टी डिसीजंस। काफी ज्यादा डिस्कशन होते हैं किसी भी बड़े से बड़े डिसीजन को लाने के लिए, बहुत ज्यादा पॉलिसीज बनती हैं बहुत ही हैवी डिस्कशन के बाद। तो ये सब क्या होता है, ये सब काट देते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग एंड हेस्टी डिसीजंस। नहीं होते रॉन्ग डिसीजंस जनरली। फिर क्या है, प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। अब लोग, डेमोक्रेसी का क्या मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको संभालते हुए, उसमें यूनिटी बनाए रखे हुए हमें रूल तो नहीं कहूंगी, एक तरीके से गवर्नमेंट के हिसाब से फॉर पीपल के वेलफेयर के बारे में सोचना। ठीक है, नाउ democracy allows different opinions, religions and cultures to coexist peacefully। वही मैं कह रही हूँ कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत ही अच्छे से चलाते हुए सब कोई एक दूसरे के साथ पीसफुली रहे हमारे देश में। इसका भी ध्यान कौन रखता है, हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, enhances the dignity of the citizens, all the citizens are equal before the law। ये तो पता है इक्वालिटी का लॉ होता है कि सारे के सारे लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स याद है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी होता है, जो कि उनकी जो डिग्निटी है वो प्रोटेक्ट होके रखती है। एंड अलाउ स्कोप फॉर द करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। अगर आपने कोई मिस्टेक कर ही दिया, इसमें समझाने का मतलब यही है कि पीपल कैन चेंज इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। वही मैं कह रही हूँ बार बार कि जब भी इलेक्शन होता है लोगों के पास ये ताकत है वोटिंग पावर से कि वो इलेक्शन से अपने सरकार को बदल के रख सकती है। इसलिए सरकार का काम है या डेमोक्रेटिक फॉर्म का काम है बहुत ही अच्छे से काम करना। आगे 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए, क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पे जो हमारा पेपर है वो होता है लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचता है। और लास्ट क्वेश्चन अगेन एक, आज मैं इसलिए ना सारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ लास्ट क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ इस तरीके का पेपर आ सकता है, इस तरीके का ही पेपर आने वाला है। तो बच्चों होश में आ जाओ, अभी भी टाइम है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने कुछ अपने बारे में कुछ बता रहे हैं वो इस पैराग्राफ में। आइए चलिए पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ में क्या है कि आई हैव अ ड्रीम दैट माय 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। वो ऐसा सपना देखते हैं कि मैं एक समय ऐसा देश में रहूंगा जहां पे डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस पे ना हो, बल्कि बहुत ही अच्छे से लोग रहें, अपने जो उनका नेचर है, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वैल्यू हो। लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग का मतलब है कि आजादी महसूस हो, पूरे देश में आजादी रहे। एंड व्हेन इट दिस हैपेंस, और जब ये होगा, व्हेन वी अलाउ फ्रीडम रिंग, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all the God's children, black, white, men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing the words of old Negro spiritual, free at last। तो ये एक तरीके से वो पैराग्राफ है जो कि मार्टिन लूथर किंग जो बता रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो इसमें बता रहे हैं कि कैसे एक दिन आएगा जब हम लोग खुश रहेंगे, जब हम लोग आज़ादी को महसूस कर सकेंगे। मेरा ये सपना है कि जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो उन समय कोई भी किसी भी तरीके का कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, कंटेक्स्ट समझ में आ गया, बुक से रिलेटेड है, बिल्कुल हाँ रिलेटेड है, वहीं से आया है ये पैराग्राफ। नाउ विच सोशल डिवीजन इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज टॉकिंग अबाउट। कौन से डिवीजन के बारे में वो बात करे, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट आर हिज एस्पिरेशंस एंड एंजाइटीज। एस्पिरेशंस यानी उनकी एक्सपेक्टेशन क्या, उनकी उम्मीदें क्या है, और एंजाइटीज यानी कि वो किस बातों से परेशान है। नेक्स्ट, डू यू सी अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीच एंड द इंसिडेंट इन द मैक्सिको ओलंपिक्स मेंशन्ड इन द चैप्टर। याद आया, कुछ आया, कुछ रिंग हो रहा है, जैसे इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में रिंग वर्ड यूज किया गया है। आप लोगों के दिमाग में घंटियां बज रही है या नहीं, याद आ रहा है कुछ? जी हाँ मैम, देखो मैं सारे आंसर्स आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं सारे आंसर्स ही आपके लिए छोड़ दूं तो इस सैंपल पेपर को लाने का फायदा क्या। पढ़ो इसके आंसर्स, ढंग से पढ़ो, समझो कि कैसे हमें लिखना है और समझो अच्छे से। He is talking about racial discrimination। जी हाँ, racial discrimination, racial यानी कि रेस के ऊपर बेस्ड। ठीक है,
कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है बच्चों, जो कि कहाँ हो रहा है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेसिफिकली द इनइक्वालिटी एंड प्रीजुडाइज फेस्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स ड्यू टू द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन की कलर की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता था उसकी जिक्र हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एस्पिरेशंस था, एंजाइटीज थी। एस्पिरेशंस क्या थे उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी या उम्मीदें क्या थी, वो किस उम्मीद में थे, ही ड्रीम्स ऑफ अ फ्यूचर वेयर पीपल आर जज्ड बाय देयर कैरेक्टर नॉट बाय अ रेस, ऐसा जगह हो, ऐसे फ्यूचर हो जहाँ पे जो पीपल हैं उनको उनके कैरेक्टर के बेसिस पे वैल्यू मिले, ना ही कि उनके कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेशन हो। क्लियर है? ही होप्स फॉर अ यूनाइटेड नेशन वेयर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ब्रदरहुड अमंग पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स, यानी कि वो ऐसी एक नेशन की होप करते हैं जहां पे क्या हो, जहां पे इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो। कौन नहीं चाहता? अगर आपके देश में ये सारी चीजें हो रही होती तो क्या आप बहुत ही सुकून से क्या अभी अपनी जिंदगी बिता रहे होते? बिल्कुल नहीं ना। तो वही चीज इनका भी वही कहना है। ठीक है बच्चों, आओ चलो, कम ऑन, पेपर हमारा लगभग एंड होने वाला है, एक ही सेक्शन बचा है विच इज इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स तो आप यूं खेल के ले जाओगे। Yes, there is a direct connection. In 1968 Mexico Olympics, African American athletes Tommy Smith and John Carlos protested racial discrimination by raising their black gloved fist during the medal ceremony. जब मेडल सेरेमनी हुआ था उनको तो ब्लैक कलर का वो ग्लव ऐसे उनको वो ब्लैक कलर का मिला था, जिसको लेके वो इन्होंने आवाज उठाई थी कि हमारे साथ क्या ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्लियर है, चले आगे चलते हैं, कम ऑन। अब इससे पहले कि मैं इकोनॉमिक्स शुरू करूं, आपको भी पता है कि मैं क्या बोलने जा रही हूं। जी हाँ, मुझे बता दो अपने मार्क्स। अब तो हमने पेपर के 60 आउट ऑफ 60 आपके कितने आ रहे हैं बताओ जल्दी से। टोटल पेपर में अभी तक 60 में आपके कितने आए हैं ये बताना है, और पर्टिकुलरली क्या बताना है, आपके हिस्ट्री में कितने आए हैं, आपके ज्योग्राफी में कितने आए हैं, और आपके पॉलिटिकल साइंस में कितने आए हैं। ठीक है, बता दोगे? मुझे काफी एक्साइटमेंट है यार तुम लोगों के मार्क्स जानने की। ठीक है बच्चों, चलो इकोनॉमिक्स का पहला पेपर, इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या बताता है? पहला क्वेश्चन इज अबाउट असर्शन एंड रीजन। इसमें कहा जा रहा है कि दो असर्शन और रीजन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से आपको सही चूज करना है। देखो बच्चों क्या है, पहला है रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्लियर है ना? फॉर्मल अच्छा होता है, इनफॉर्मल बुरा होता है। फॉर्मल राइट, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है, रीजन है फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक्स कोलैटरल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एजर्शन है और जो रीजन है, क्या वो दोनों सही है? सही है, बिल्कुल हाँ। रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट। रूरल पुअर फैमिलीज जो हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंडेंट हैं? क्योंकि उनके पास वो कोलैटरल नहीं होते हैं जो बैंक्स मांगते हैं उनसे, और बैंक्स अगर कोलैटरल नहीं मांगेंगे तो उनका बैंक लॉस होने लगेगा, इसलिए वो कोलैटरल मांगते हैं। और अगर कोलैटरल नहीं है उनके पास तो बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज रीजन फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक्स। वही मैंने बताया कि कोलैटरल और स्पेशल डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। तो हाँ मैम, दोनों रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन देखना है हमें, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। पहले ही ऑप्शन में हमें सही आंसर मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फटाफट। इन वन ऑफ द स्मॉल विलेजेस अ फार्मर बोरोज मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट अ हाई मंथली इंटरेस्ट रेट बट इज नॉट एबल टू रिपे इट। वही बात है, मनी लेंडर से पैसा लिया है उन्होंने, लेकिन वो चुका नहीं पा रहे और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। नेक्स्ट ही बोरोज इट फ्रॉम द बैंक एट लोअर इंटरेस्ट रेट। और फिर क्या करता है कि एक बैंक से भी जाके वो लोअर इंटरेस्ट रेट में बोरो कर लेता है। ग्रेजुअली ही अर्न्स एंड पेज बैक टू द लोन टू द मनी लेंडर एंड द बैंक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लोन रोल ऑफ बैंक इन दिस क्रेडिट सिचुएशन। यहां आपको बैंक के बारे में समझाना है। आओ ऑप्शंस देखते हैं। बैंक एक्ट्स एज अ कोऑपरेटिव लेंडर, द बैंक फैसिलिटेट्स अ डेट ट्रैप सिचुएशन, बैंक इंश्योर्स द फेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बैंक सेव्स द फार्मर फ्रॉम द डेट ट्रैप। जी हाँ, बैंक तो सेव कर रहा है ना, बैंक तो फार्मर को सेव कर रहा है डेट ट्रैप में घुसने से, क्योंकि उसने उसको लोन भी दे दिया, लो इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, लोन उसने ढंग से चुका भी दिया, और जो मनी लेंडर के पास से लिया हुआ था उसको भी चुका दिया। तो ओवरऑल बैंक हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ दैट डेट ट्रैप। ठीक है,
क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्रेडिट, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट। सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट। अब इसको पहले इस कहानी को समझो कि इस कहानी में क्या है। जरूरी नहीं कि एग्जाम एग्जैक्ट कहानी आपको उठा के आपके पेपर में मिल जाएगी। नाम सेम हो सकते हैं, कहानी बदल सकती है, कहानी सेम हो सकती है, नाम बदल सकते हैं। तो अपने दिमाग में वो बना कर मत जाना कि यही कहानी आ जाएगी बिल्कुल से। पेपर को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। Salim obtains credit to meet the working capital needs of the production. The credit helps him to meet the ongoing expenses and complete production on time. तो क्या हो रहा है कि सलीम ने क्रेडिट लिया है अपने वर्किंग कैपिटल, मतलब अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए उसने कैपिटल उठाया। The credit helps him to meet the ongoing expenses, and जो क्रेडिट उसे मिला उससे क्या हुआ कि वो अपने सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत अच्छे से कर लिया एंड अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड जो सारे एक्सपेंसेस थे वो भी उसने क्लियर कर लिए। इम्पैक्ट क्या होगा? बर्डन ऑफ क्रेडिट। जब उसने सारे चीज ही ढंग से कर ली तो क्या उसका बर्डन बढ़ जाएगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग। सलीम्स इनकम विल इंक्रीज। सलीम की इनकम बढ़ेगी। हाँ मैम, सलीम की इनकम ही बढ़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शंस देख लो, प्रोडक्शन विल डिक्रीज या फिर सलीम में गेट स्टक इन अ डेब्ट ट्रैप। तो ये दोनों गलत होते हैं और बीच वाला यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही होता है। चलो आगे के सिर्फ 32 को इंक्लूड करके 6 क्वेश्चन बचे हैं। फटाफट फटाफट, कम ऑन। यस, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ पूछा था मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अभी तक किसी ने बताया नहीं मुझे। चलो, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनका रोल क्या है? इनका रोल होता है बैंक्स को, फादर ऑफ द यस बैंक्स, एंड बैंक्स को क्या करना है? रेगुलेट करना है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ से, और मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। Which of the following is an example of disguised unemployment? Disguised unemployment का एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल दो। यहां तो उन्होंने बता के रखा हुआ है, ये 1 मार्क्स का है बच्चा। ठीक है, नाउ अ वर्कर लूजिंग अ जॉब इन अ फैक्ट्री ड्यू टू द क्लोजर, too many people working on the same agricultural land with no increase in output. Disguised in employment क्या था? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है कि जितनी जरूरत है एक पर्टिकुलर काम में किसी भी वर्कर्स की, उससे ज्यादा वहां काम कर रहे हैं। अगर उन वर्कर्स को हटा के मैं कहीं और लगा दूं तो उस जो ऑलरेडी काम हो रहा था ना, उसमें जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो जो सारे लोग हैं वो जब इस लैंड से हटके, इस काम से हटके दूसरे काम में जाएंगे तो पॉसिबल है कि वो कुछ और कमाना शुरू करेंगे, तो वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसे हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर क्या होगा? टू मेनी पीपल वर्किंग ऑन द सेम एग्रीकल्चरल लैंड विथ नो इंक्रीज इन द आउटपुट। सही है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, सपोज यू वॉन्ट टू बाई टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर सेज, ये एक कहानी जैसी है, छोटी सी है। ठीक है, तुम जाते हो, तुमको खरीदना है टूथपेस्ट। शॉप ओनर कहता है कि तुम तभी खरीद सकते हो इफ यू बाय अ टूथब्रश। विच ऑफ योर राइट्स इज बीइंग वायलेटेड बाय द शॉपकीपर? बताओ, तुम गए टूथपेस्ट खरीदने, अब वो शॉपकीपर कह रहा है कि यार जब तक तुम टूथब्रश नहीं खरीदोगे मैं तुम्हें पेस्ट नहीं दूंगा। तो राइट टू चूज, आपकी एक राइट है राइट टू चूज करने की। ठीक है बच्चों, ये है सही आपका जवाब। नेक्स्ट, 2 marks a question. Why are public facilities needed for the development of the country? Explain the 4 public facilities. Public facilities बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हमारे डेवलपमेंट चैप्टर का, क्लियर हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स। एजुकेशन चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे कि फूड बहुत अच्छे से सप्लाई होते हैं सारे लोगों में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है। देखो यहाँ पे ऐसे तो 3 पॉइंट मैं लिख के आई हूँ, इसमें से तुम कोई भी 2 पॉइंट उठा के लिख सकते हो, लेकिन बेटर होता है कि जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जो पॉइंट का जो लेंथ है, लाइक एजुकेशन मिलनी चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सारे काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है। अगर तुम इसको बढ़ा के भी लिख दोगे ना, सपोज करो 3 या 4 लिखोगे, बहुत ज्यादा मत लिख देना। ऑब्वियसली 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 से 4 तक आप जा सकते हो अगर पॉइंट्स छोटे छोटे हैं। 2 भी लिखोगे तभी कोई मार्क्स नहीं काट रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही है कि वो 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री? ये आया तुम्हारा सवाल ग्लोबलाइजेशन का। अब बताओ कैसे करोगे इसको, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है ये।
हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट? जब फॉरेन ट्रेड होता है तो उसके वजह से कैसे आखिर इंटीग्रेशन हो जाता है? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल अदर देन दोज गिवन हियर। ओके, एग्जाम्पल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। The next is foreign trade leads to the integration of market in the following ways। मैं बताया था ना, मैंने इस तरीके से आंसर लिखना है। फॉरेन ट्रेड से आखिर क्या क्या होता है? लिंकिंग प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स अक्रॉस द कंट्रीज। जितने भी कंट्रीज में आपके प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं सबको लिंक कर देते हैं। कॉमन प्राइसेस एंड कंपटीशन, फॉरेन ट्रेड इंक्रीजेस, फॉरेन ट्रेड होने की वजह से कंपटीशन इंक्रीज होता है। कंपटीशन इंक्रीज होगा, अगर सिमिलर गुड्स आपके सेम प्राइस पे अवेलेबल होंगे अलग अलग कंट्रीज में, तो प्राइस क्या होती है, लगभग कोशिश किया जाता है कि उस ग्लोबल कंपटीशन में प्राइस को सेम ही रखा जाए। फ्लो ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड होने की वजह से जब कोई ट्रेड बैरियर नहीं है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक दूसरे के कंट्रीज में लोग करते हैं। ट्रेड फ्री ऑफ बैरियर्स हो जाते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी को ट्रक में भर के ट्रांसपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं। टेक्नोलॉजिकल एंड सर्विसेज वो सारी ऑनलाइन चीजें होती हैं जो कि एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहा होता है, खरीद एंड बेच, ठीक है। एग्जाम्पल, many automobile companies from Japan have set up manufacturing plants in India. Cars produced in India are sold. एग्जाम्पल देखो, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिखने की आदत डाल लो, सीख लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हाँ कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेकर आई हूं मैं कि मेनी ऑटोमोबाइल कंपनीज फ्रॉम जापान हैव सेट अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। बहुत सारी ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने जापान की, जिन्होंने इंडिया में एक कंपनी खोल के रखी है। कार प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर सोल्ड बोथ इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। प्रोड्यूस कहाँ वो हो रही है? इंडिया में, इंडिया में भी बेच रहे हैं, उसको बाहर भी बेच रहे हैं। दिस कनेक्ट्स इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट, शोइंग द इंटीग्रेशन टू द फॉरेन ट्रेड। इंडिया को अलग अलग मार्केट से कनेक्ट किया जा रहा है फॉरेन ट्रेड के हेल्प से। दस फॉरेन ट्रेड कनेक्ट्स द मार्केट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इनटू द सिंगल ग्लोबल मार्केट। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो। जापान का एग्जांपल यहाँ यूज किया है मैंने, आप चाइना का ले सकते हो, रशिया का ले सकते हो, जर्मनी का ले सकते हो, ठीक है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? दो क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन है, ये है आपका काम, ठीक है। आप मुझे बताओगे इनके आंसर्स क्या हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपडेट कर देना मुझे, मैं जरूर देखूंगी, बताऊंगी आपका आंसर सही है या गलत है, किस तरीके का आंसर लिखना चाहिए। पूरी आपने सैंपल पेपर सॉल्व करी है मेरे साथ, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैम इसके हमें इस तरीके से आंसर लिखने हैं, इसको हमें इस तरीके से अंडरलाइन करना है, क्या कैसे करना है क्वेश्चन पेपर में जाके। एवरीथिंग माइट बी और मस्ट बी क्लियर्ड इन योर माइंड नाउ। चिंता मत करो, और भी सैंपल पेपर्स लाएंगे, मैप वर्क कराएंगे, ठीक है, सब कुछ होगा धीरे धीरे, आप बस बने रहो हमारे साथ। एक क्वेश्चन तो ये है, देख लो क्या है क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने छोड़ भी दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। ये हो जाएगा, एक डिफरेंस बताया है ना मैंने कैसे करना है हमें। एक तरफ हम बेसिस के पॉइंट्स लिखेंगे, फिर हम एक तरफ वो सारे पहले जो फॉर्मल लिखा है या फिर ऑर्गेनाइज लिखा है उसको लिखेंगे, एंड फिर हम अनऑर्गेनाइज की तरफ चल जाएंगे बच्चों, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, 5 मार्क्स का भी मैंने सारे सेक्शंस में 5 मार्क्स कराया है, यहाँ पे इस 5 मार्क्स का छोड़ा है क्योंकि अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि 5 मार्क्स में लिखा कैसे जाता है। तो ये और इसके बाकी भले तुम बाकी भी करो और ये भी करो, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। मेहनती बच्चे बनो यार, वर्षा मैम के मेहनती बच्चे, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सारे हार्ड वर्क पे ऑफ होते हैं, ट्रस्ट मी। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी सिंपल सी बात है, प्राइमरी टर्शरी में और सेकेंडरी में अगर हम क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो क्या वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ, सही करते हैं। एक्सप्लेन करना है तुम्हें अपने लैंग्वेज में, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह यूज कर लेना, ठीक है। सारे सेक्टर्स को एक्सप्लेन करना, उनके इंपॉर्टेंस बताना, एग्जाम्पल्स यूज कर लेना, तुम्हारा काम इतने में हो जाएगा, थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। खत्म होता है पेपर हमारा यहाँ पे। नाइस थिंग, नाइस थिंग, खुद को भी शाबाशी दे दो यार, पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर तुमने मेरे साथ साथ सॉल्व किया है, समझा है, पढ़ा है क्या कैसे होता है। अब आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूं। यस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, सब में आपके आउट ऑफ
20 कितने नंबर आए हैं ये आपको बताना है, एंड आउट ऑफ 80 आपके कितने आ रहे हैं ये भी आपको मुझे बताना है। बता दोगे? हो जाएगा काम? बिल्कुल हो जाएगा मैम, बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चों इस क्लास को करते हैं हम यहीं एंड, और पीछे आप देख लो मैंने क्या लिखा है, कीप स्टडिंग, लेट्स विन दिस टाइम टुगेदर माय चैंपियंस। पढ़ते रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो, एंड हम लोग इस बार करके दिखाएंगे बोर्ड एग्जाम में। वादा है मेरा आपसे, आपका भी वादा है मेरे से वैसे, ठीक है? चलो टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, जय हिंद।